केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित इस कार्यशाला के तृतीय व्याख्यान के अंतर्गत हम आप यहाँ उपस्थित हैं। आज का विषय है द्रव्य गुण में भेद या अभेद। यह सामान्य है और क्योंकि शब्द विज्ञान मुख्य रूप से चल रहा है इसलिए द्रव्य शब्द में भेद या अभेद यह विषय है। बहुत ही रोचक विषय है और गंभीर भी है और प्रासंगिक भी है। इसकी चर्चा बहुत होती है, इसलिए हम इस पर आज विस्तार से विवेचन करेंगे। प्रश्न ये है कि द्रव्य अथवा गुण में भेद होता है या अभेद होता है। द्रव्य और गुण ये परस्पर भिन्न है या अभिन्न है। और अगर एकदम पर्टिकुलर विषय लें तो द्रव्य अथवा शब्द में, क्योंकि शब्द विज्ञान का प्रसंग है इसलिए द्रव्य और शब्द में भेद होता है या अभेद होता है, यह प्रश्न उठता है। तो इसके लिए दोनों प्रकार के या कहें उससे भी अन्य प्रकार के मत अथवा धारणाएं अथवा सम्मतियां या सिद्धांत उपस्थित हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोग भेद भी कहते हैं और कुछ लोग अभेद भी कहते हैं और कुछ लोग अन्य प्रकार से भी निरूपण करते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा यूं हो जाता है कि भेद अथवा अभेद को सिद्ध करने के लिए जो उसके आधार हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। माने हम भेद की या अभेद की सिद्धि अनेक आधारों पर कर सकते हैं, है ना। अनेक आधार कह लीजिए, दृष्टियां कह लीजिए, तो उनके आधार पर कर सकते हैं। तो हम जिसकी भी सिद्धि कर रहे हैं उसके लिए देखना जरूरी होता है कि हम अपनी बात को किस आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आधार के बदलने पर भेद अथवा अभेद में से कोई भी दृष्टिकोण बदल सकता है अपने आप में। जैसे नंबर एक आधार उपस्थित करते हैं नामगत आधार, है ना। जिस आधार पर हम भेद या अभेद की सिद्धि कर रहे हैं उसमें से नंबर एक आधार हमारे समक्ष कौन सा है? नामगत आधार। नामगत आधार का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु के दो नाम हो अलग अलग के लिए, पर्यायवाची नहीं, दो नाम हो तो दो वस्तुएं जरूर होंगी, है ना। व्याकरण में आया सकृदर्थ शब्द सकृदर्थम गमयति, है ना। एक शब्द एक अर्थ को कहता है, तो अगर दो शब्द हैं तो दो अर्थ जरूर होंगे, क्यों नहीं। एक शब्द से एक अर्थ की प्रतीति होती है, अगर दो शब्द हैं तो दो अर्थ जरूर होंगे। तो अगर दो नाम हैं इसका मतलब है कि वो दो परस्पर भिन्न भिन्न, तभी नाम अलग अलग होंगे, है ना। तो नामगत आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु परस्पर भिन्न होगी, ठीक है। और नामगत आधार के साथ भी अगर भिन्नता को प्रकट करने के लिए सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति हो तब तो सुतराम भिन्न है ना। क्योंकि षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? भिन्न में ही होती है। स्व स्वामी में दो अलग अलग होते हैं, संबंध दो में ही होता है। तो अगर सप्तमी विभक्ति हो अथवा षष्ठी विभक्ति हो तो अवश्य ही भिन्न है, क्यों नहीं। अगर दो नाम हैं और उनमें या तो सप्तमी है अथवा षष्ठी विभक्ति है तो वो अवश्य भिन्न होते हैं। ये न्याय की अवधारणा है। तो इस न्याय की अवधारणा से ये दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ये तंतुषु पटम, तो यहाँ पर तंतु और पट दो का नाम लिया, है ना, तो ये भिन्न भिन्न हो गए। और तंतुषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति की, इसलिए भिन्न भिन्न हो गए, है ना। तो इसके अलग अलग नाम और सप्तमी षष्ठी के तो असंख्य प्रयोग है ना, एक से एक प्रयोग। हम लौकिक उदाहरणों में दिन रात ऐसे प्रयोग करते हैं और साहित्य में भी इस प्रकार के बहुत प्रयोग आए, ठीक है ना। शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्य, कितना बढ़िया कहा कालिदास ने, है ना। शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्य, है ना। जो शैत्य होता है जल की प्रकृति स्वभाव होता है, साहित्य में कहेगा कालिदास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जलस्य और शैत्यम दो अलग अलग हो गए ना नाम। एक तो जलस्य नाम है और दूसरा शैत्यम नाम है,
दो अलग अलग नाम हो गए। और फिर जलस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी हुई, ठीक है ना। जलस्य में षष्ठी भी है और नाम दो है, एक तरफ जलस्य दूसरी तरफ शैत्यम। इस प्रकार से अलग अलग हो गए, है ना। उदाहरणों की कमी नहीं, कितने भी उदाहरण है। दाक्षिण्यम स्वजने कृपा परिजने, है ना। तो यहाँ पर स्वजने अलग है, दाक्षिण्यम अलग है, इसका मतलब दो भिन्न भिन्न हो गए। और स्वजने में सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी विभक्ति है, दो शब्द हैं, इससे वो अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार से जो नामगत आधार पर, मतलब अगर दो वस्तुओं के नाम अलग अलग हों तो दो वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर आकाश में शब्द को कहा है, आकाश में शब्द अवस्थित होता है, तो आकाश नाम अलग है और शब्द नाम अलग है, और आकाशे सप्तमी विभक्ति है, इसलिए दो दो चीजें हो गई। कौन दो चीजें? आकाश और शब्द हो गई। और अगर वेदांत की दृष्टि से घंटा में शब्द कहना चाहें तो उसमें भी अलग अलग हो गए। हमने कल बताया था ना कि वेदांत वाले तो पृथ्वी जल तेज सब में शब्द मानते हैं, है ना, न्याय वाले नहीं मानते, वेदांत वाले तो मानते हैं। तो अगर वेदांत की दृष्टि से कहें और ये कहें घंटा में शब्द रहता है, तो नाम दोनों के अलग अलग है, एक घंटा दूसरा शब्द, नाम अलग अलग है, इसलिए वो दो अलग अलग हो गए। ऐसा कहना है किनका? न्याय वाले। जो द्रव्य गुण में भेद की बात है वो न्याय मानते हैं, याद रखिएगा। द्रव्य गुण में भेद मानने वाले कौन है? न्याय। हाँ, तो ये तर्क उनमें लागू होता है। अब नंबर दो तर्क प्रस्तुत करते हैं, नंबर दो आधार, नंबर दो आधार आगे प्रस्तुत करते हैं। नंबर दो है स्वरूपगत आधार, ठीक है ना। नंबर दो क्या है? स्वरूपगत आधार, मतलब उनका जो स्वरूप हो भिन्न भिन्न प्रकार का हो, है ना। एक तरह से वो देखा जाता है, एक तरह से वो देखा जाता है। जो एक चीज एक होती है वो एक ही स्वरूप में दिखाई पड़ती है, और अगर दो अलग अलग हो तो उनका स्वरूप अलग अलग हो जाएगा। तो अगर स्वरूप अलग अलग हैं उनका, तो दो वस्तु हो गई, है ना। जो अभिन्न होगी उसका स्वरूप तो एक ही होगा ना, क्योंकि वो अभिन्न है, अभिन्न होने के कारण से उसका स्वरूप एक ही होगा। परंतु अगर स्वरूप भिन्न भिन्न हो तो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम शब्द और द्रव्य की बात नहीं करेंगे, वैसे तो रूप और शब्द में और गंध और शब्द में भी वही बातें हैं, परंतु उसमें और बहुत सारी बातें हैं। हम यहाँ पर शब्द वाली बात लेंगे आप। तो स्वरूप का आधार है, क्योंकि आकाश और शब्द का स्वरूप अलग अलग है। वेदांत दृष्टि से भी घंटा और शब्द का स्वरूप अलग अलग है, इसलिए अलग अलग है, ठीक है ना। नंबर तीन उपकरणगत आधार। नंबर तीन उपकरणगत आधार, ठीक है ना। उपकरणगत आधार का मतलब हम जिनसे देखते हैं, जिनसे हम देखते हैं तो वो उपकरण हुआ। तो हम विविध इंद्रियों से जिनको देखते हैं, तो किसी का प्रत्यक्ष एक इंद्रिय से हो पाए, किसी का प्रत्यक्ष दूसरी इंद्रिय से हो पाए, इसका मतलब दो है। अगर अभिन्न है तो एक ही इंद्रिय से क्यों नहीं दिख गया? क्यों नहीं जी? अगर अभिन्न है तो एक ही इंद्रिय से दोनों क्यों नहीं दिखते, है ना। अलग अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है तभी, जबकि वो चीजें भिन्न भिन्न होती है तभी, है ना। अगर उपकरण भिन्न भिन्न होंगे तो उपकार्य भी भिन्न भिन्न अवश्य होंगे, है ना। ये साधारण सी बात है, साधारण सा तर्क है। अगर उपकरण भिन्न है तो उपकार्य भी भिन्न अवश्य है ना। तो यहाँ पर शब्द और आकाश की बात ले सकते हैं, आकाश और शब्द की। तो आकाश की प्रतीति हम कैसे करते हैं? जहाँ पर हम घुस सकें, जहाँ पर हम बैठ सकें, अवस्थित हो सकें, तो मान लीजिए अवकाश का स्थान हो, वैसी प्रतीति होती है। और शब्द की प्रतीति श्रोत्र से, तो पहचानने का तरीका भिन्न भिन्न हो गया। और घंटा में शब्द माने तब तो साफ उपकरण करते हैं। घंटा में शब्द, घंटा कैसे प्रतीत होता है? आंखों से। शब्द कैसे प्रतीत होता है? श्रोत्र से। तो उपकरण भिन्न भिन्न हो गए ना। घंटा को उपकरण दूसरा कौन? चक्षु, और उसका श्रोत्र। इस प्रकार से चक्षु श्रोत्र अलग अलग हो गए। तो जो उपकरण से अलग अलग है तो उपकार्य भिन्न भिन्न, माने घंटा और शब्द ये अलग अलग
इसे बताने वाले कौन? न्याय। जितनी भी बातें चल रही हैं वो न्याय के अनुसार चल रही हैं, ठीक है ना। जो गणित है उसके अनुसार भी बात आती है ना। जैसे अगर हम कहें कि ए बी माइनस बी बराबर ए, ठीक है ना। बड़ी आसान सी बात है। ए बी अगर हो उसमें से अगर बी निकाल दिया जाए तो ए बचेगा, है ना। तो ऐसी दशा कहीं भी पाई जाए तो भिन्न होगी। ए बी है उसमें से बी निकल गया तो ए बचा, इसका मतलब है कि ए बी से ए अलग हुआ ना जी। अगर ए और बी एक ही होता तो कैसे निकल जाता और कैसे बच जाता? अगर वो एक ही होता तो कैसे निकलता? माइनस कैसे हो सकता? ये बचता कैसे, है ना। तो अगर ए को द्रव्य मान ले और बी को गुण, है ना। ए क्या है? ए द्रव्य है और बी क्या है? बी गुण है ना। तो ए बी माने द्रव्य गुण में से बी माने गुण निकल गया तो ए बच गया। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? आकाश और शब्द है। आकाश क्या है? द्रव्य है और शब्द क्या है? गुण है। आकाश द्रव्य में से गुण जो शब्द है वो निकल गया तो क्या बचा? आकाश बच गया, है ना। आकाश और द्रव्य में से वो जो ध्वनि है शब्द वो निकल गया तो क्या बचा? आकाश बच गया। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है ना। सामान्य सी बात है, जो वस्तु जिसको छोड़ दे वह उसका अंग नहीं होती, है ना। जो वस्तु जिसको छोड़ के रह सके वो उसका अंग नहीं होती। तो यहाँ पर आकाश द्रव्य में से उसने आकाश और ध्वनि में से उसने ध्वनि को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आकाश उसका अंग नहीं, आकाश उससे अलग है ना। इससे जो है आकाश और शब्द ये अलग अलग स्थापित होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें बताई मैंने, ये सब किसके समर्थन में बताई? न्याय के समर्थन। और इतने आधार उपस्थित किए, 3 आधार उपस्थित किए और एक गणित वाली बात बताई, है ना। 3 आधार और गणित वाली बातों से ये सिद्ध होता है कि द्रव्य गुण और आकाश और शब्द ये परस्पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बाद अभेद की स्थापना करते हैं। लिख लीजिए अलग अलग, सब सिस्टमेटिक है, क्रम से बता रहे हैं, है ना। ठीक, ठीक है ना। तो आगे अभेद की स्थापना करते हैं। तो अभेद को मानने वाले कौन है? अभेद को मानने वाले कौन है? वेदांत अथवा सांख्य, है ना। सांख्य और वेदांत ये क्या करते हैं? ये द्रव्य गुण में अथवा आकाश और शब्द में अभेद मानते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आपने लिख दिया। ये अभेद मानते हैं। तो वेदांत वाले अभेद क्यों मानते हैं? तो इतनी बातें हो गई, उनसे भेद की स्थापना हुई, तो वेदांत वाले अभेद क्यों मानते हैं? तो वेदांत वाले कहते हैं कि अभेद को सिद्ध करने के लिए देश कालगत आधार उपस्थित है। एक अन्य आधार है, कौन सा? देश कालगत आधार, ठीक है ना। अभेद को उपस्थित करने के लिए कौन सा आधार है मौजूद है? देश कालगत आधार। देश कालगत आधार का मतलब है कि कोई वस्तु अगर उसी स्थान पर पाई जाए, उससे भिन्न स्थान पर ना पाई जाए तो वो एक है ना। जो ए है, जो जहां पर ए है
वहीं पर अगर बी बैठा हुआ हो, या जहां पर बी है वहीं पर अगर ए बैठा हुआ हो, स्थान भेद न हो, क्यों जी? देश का मतलब स्थान भेद न हो, अगर स्थान भेद न हो, देश का भेद न हो, तो वस्तु एक ही होती है। सही बात है, क्यों जी? अगर एक ही स्थान पर बसे तो एक होना चाहिए। अगर वो भिन्न भिन्न तो स्थान तो कम से कम बदलेगा, है ना? एकदम पास में हो गए, दूर भी नहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, परंतु स्थान कोई बदलता ही नहीं। जो ए का स्थान है वही बी का स्थान हो गया, है ना? तो स्थान न बदले और काल भी न बदले। जब ए हो तभी बी हो, जब बी हो तभी ए हो, है ना? ऐसा हो, है ना? स्थान भी काल भी न बदले। तो जो दो वस्तुएं स्थान भी नहीं बदलती और काल भी नहीं बदलती, वो एक होती हैं। तो देश कालगत आधार से हम इनको कहना चाहते हैं, है ना? क्योंकि जो जिनका देश काल भिन्न भिन्न होते हैं वो तो पृथक होते हैं। जिसे हम कहते हैं दंडी पुरुष। दंडी पुरुष में हम सिद्ध करते हैं कि दंड अलग है और पुरुष अलग है। क्यों? क्योंकि दंड और पुरुष का स्थान भी भिन्न है और काल भी भिन्न है। ये हो सकता है कोई बूढ़ा व्यक्ति टहलने के लिए दंड को अपने साथ में लिए हो, परंतु वहां से जब आके बैठता है यहाँ पर, दंड को यहाँ कर देता है। देश भिन्न हो गया और काल भी भिन्न हुआ है। पता नहीं डंडा तो अब बना था, तो इन देश काल का आधार से वो वस्तु आपस में अभिन्न होती है। द्रव्य गुण, दंडी पुरुष नहीं, द्रव्य गुण, क्योंकि देश काल तरीके की, ठीक है ना? और ए बी वाले में वो ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो ये न्याय वाली धारणा है ना? तो न्याय वाली धारणा में ये तो ठीक है, वेदांत वाले कहते हैं ये तो ठीक है, परंतु ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए बी माइनस ए बराबर बी होता है क्या? ये गलत, ये नहीं होता। ए बी में से अगर ए को घटा दिया जाए तो बी बचता है। आकाश और शब्द है ना, उसमें से आकाश को घटा दिया जाए तो शब्द बचता है? बेकार की बात हो गई है ना? ये गलत है। तो अगर ये आपका सही होता तो ये भी सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है इसलिए वो भी सही नहीं है। ऐसा बोलते हैं, ये सही नहीं है ना? सही कह रहे हैं ना? ये सही नहीं, तो अगर ये सही नहीं है तो इससे जुड़ा हुआ ये भी सही नहीं है ना? अगर हम 4 में से 3 को घटाएं तो 1 बचेगा ना जी, है ना? और अगर 3 में से 4 को घटाएं तो भी चलेगा ना? विक्रम उल्टा हो जाएगा। अगर 3 में से 4 को घटाएं माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 जाएगा। तो ये दोनों परिस्थितियां संभव है कि नहीं? हाँ। ये दोनों परिस्थितियां यहाँ पर संभव है, ये दोनों ठीक, ये दोनों परिस्थितियां यहाँ पर संभव है ना? इसलिए 3 अलग 4 अलग, इसलिए 3 संख्या अलग 4 संख्या अलग, क्योंकि दोनों परिस्थितियां संभव है। परंतु यहाँ पर दोनों परिस्थिति संभव नहीं है। एक ही परिस्थिति यहाँ पर हो सकती, दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए ये वाला जो न्याय का कहना है कि इस कारण से जो इन्होंने हेतु सिद्ध किया था वो ठीक नहीं है ना? अगर छोड़ेगा तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, परंतु ये सब में देखा जाता है, अवे अवे गुण गुणी सब में देखा जाता है। एक छोड़ता है और एक नहीं छोड़ता, है ना? तो अगर ऐसी स्थिति है एक छोड़ता एक नहीं छोड़ता तो दोनों गलत, दोनों हेतु सिद्ध करने वाले गलत, अभेद ही रह जाए। मेरी बात ठीक हो रही है? तो इस कारण से ये अभेद है, ठीक है ना?